नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि यूजीसी रेगुलेशन बिल को लेकर के अलग अलग पार्टियों की रुख क्या थी और अब क्या हो गई। बड़ा सवाल यह उठता है कि एक सियासी दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि उनके एक बयान ने सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले को बदल दिया। दरअसल वो प्रवक्ता एक सियासी पार्टी की हैं और मैं नाम भी लूंगा। उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया था कि पिछले हजारों साल के जो कारनामे हैं उसकी वजह से उनको फंसाया जाना चाहिए, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि भाई ये जो यूजीसी रेगुलेशन बिल है उसमें सामान्य वर्ग के लोगों को पहले से ही अपराधी एज्यूम कर लेना कहां तक सही है। और उसके बाद ये चर्चा इस तरीके से जोर पकड़ी कि कई लोग सड़क पर आ गए और सड़क पर इस कदर धमके, इस कदर पहुंचे, और साथ ही साथ चाहे मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, हर जगह ये बात बहुत साफ तरीके से आने लगी कि 75 साल बाद भी क्या हम जाति पर इस तरीके से बंट जाना चाहते हैं, खास तौर पर यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, जहां पर ये साफ साफ दिखने लगे कि कौन ओबीसी है, कौन सामान्य वर्ग है, कौन एससी है, कौन एसटी है। और इन माइंडसेट के साथ अगर हम पढ़ाई करने जाते हैं तो आखिरकार परिणाम क्या होगा, हम किस तरीके से देश की संरचना करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर कोई फॉल्स कंप्लेन करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, तो हम किस तरीके से नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे बुनियादी सवाल थे जिसके जवाब ना तो सॉलिसिटर जनरल के पास था ना ही सरकार के पास था, और इसलिए औंधे मुंह ये पूरा मामला कोर्ट में गिर गया। सरकार ने इमीडिएट इफेक्ट के साथ इसको कहा कि फिलहाल इसको यहीं पर रोकिए। 2012 का जो कानून है उसके आधार पर ही अभी बातें आगे बढ़ेंगी, लेकिन अगली तारीख तो तय कर दी गई है। पर इस सब के बीच सवाल यह उठता है कि अलग अलग सियासी दल इसके बारे में सोच क्या रहे हैं। आरजेडी क्या सोच रही थी, आरजेडी क्या वेलकम कर रही थी। आरजेडी को लग रहा था कि मंडल वाला वो समय वापस आ गया है। कैसे आरजेडी की प्रवक्ता बढ़ चढ़ करके बोल रही थी, क्योंकि सवाल ये उठता है कि जो आरजेडी कुछ दिन पहले तक कह रही थी कि हम A to Z की पार्टी बनाना चाहते हैं, वो आरजेडी कैसे कह रही थी कि भाई जब तक सवर्णों को फंसाया नहीं जाएगा, जी हाँ मैं कह रहा हूं फंसाया नहीं जाएगा, और इस बारे में बहुत सारे डिबेट्स भी हुए, जब तक उनको फंसाया नहीं जाएगा हजारों साल के क्रियाकलाप का जो है परिणाम उनको कैसे मिलेगा। इस तरह की बात थी। उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या था वो हम अपने ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने का प्रयास भी करेंगे। तो सवाल यह उठता है कि कोर्ट में इस तरह का बयान क्या आरजेडी को उल्टा पड़ गया। कोर्ट में इस तरह का बयान निश्चित तौर पर जज के सामने परोसा गया, रखा गया, और जजेज इस बात को, माननीय न्यायाधीश इस बात को मानने को तैयार हो गए कि निश्चित तौर पर यह अपने आप में विरोधाभासी है, ये नेचुरल जस्टिस का हिस्सा हो नहीं सकता। और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि राजनीतिक रूप से किस किस सियासी दल को बड़ा झटका लगा है। इन सारी बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट जुड़े हैं, सुकुमार साहब जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है सुकुमार जी। साथ ही साथ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ चंदन जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पटना से, आपका बहुत स्वागत है। रामबंधु वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, मैं सुकुमार साहब जी के पास जाना चाहूँगा। मैं ये सवाल आपसे करना चाहूँगा कि दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सीधे सीधे ये जो यूजीसी रेगुलेशन बिल है उस पर रोक लगा दी, दरअसल वो प्रमुख आधार क्या था जो सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आया, और सुप्रीम कोर्ट को साफ लगा कि भाई ये जो नए नियम हैं, नए नियम में जो भेदभाव की परिभाषा है
वो अलग कैसे दिखाई पड़ रही है? भेदभाव तो पहले से ही इस तरह के नियम है जो भेदभाव को कवर करता है, तो जाति आधारित भेदभाव को अलग से परिभाषित करने की जरूरत क्यों पड़ी? यूजीसी रेगुलेशन बिल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का यह सवाल था। आप जरा विस्तार से बताएं वकील साहब। पंकज जी नमस्कार, जी। धन्यवाद। और सारे मेरे पैनलिस्ट बंधुओं को नमस्कार। जी नमस्कार। ये विवाद जैसे कि आप बता रहे हैं कि यूजीसी की ये जो विनियम आया 2026 का, इससे शुरू हुआ है। इसमें जो याचिकाकर्ता आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका ये कहना है कि ये प्रिज्यूम कर लेता है, जो डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करता है 3C में, क्लॉज 3C में डिफाइन करता है ओनली कास्ट बेस। और उसमें प्रिजम्पशन ये है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन केवल SC ST या OBC कैटेगरी के छात्रों के साथ हो सकता है, ये एज्यूम करता है करके याचिकाकर्ताओं का मानना है, और ये बताए हैं। एक इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो और देखा कि डेफिनेशन 3C में भी है और 3E में। 3E बड़ा एग्जॉस्टिव सा डेफिनेशन है, 3C में सीमित है, ये केवल तीनों ये SC ST और OBC कैटेगरी के छात्रों के लिए। तो ये एक कंफ्यूजन था और इसका एब्यूज होने का चांसेस है करके सुप्रीम कोर्ट ने सोचा। सुप्रीम कोर्ट इसमें मूलतः बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनाए हैं 4। पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो इन्होंने प्रिज्यूम कर लिया है और ये कास्ट बेस्ड इसको कर लिया है, ओनली SC ST OBC के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है करके, उसके लिए कोई मशीनरी प्रोवाइड नहीं किया है, एंड दिस क्रिएट्स कंफ्यूजन। इसका कोई उसके आगे क्या होना है पता नहीं, और ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि बाकी लोगों के खिलाफ भी हो सकता है। जैसे कि 2012 में ये रैगिंग का 12 वाला रेगुलेशंस में था, रैगिंग के लिए भी प्रावधान था कि रैगिंग एक तरह से एक डिस्क्रिमिनेशन है और उसमें हैरेसमेंट है, उसके लिए प्रावधान था। इसमें वो ओमिट कर दिया गया है। तो ये एक मेन मुद्दा था कि ओमिट क्यों किया गया, ये भी छानबीन होना चाहिए, और इसको प्रश्न भी यूनियन ऑफ इंडिया को भी दिया है और यूजीसी को भी, वो लोग जवाब लेके आएंगे अगले डेट पे। तीसरा चीज जो ये कहते हैं कि जैसे मान लो इसको कर दिया कि 3C में जो डेफिनेशन है OBC SC और ST का, लेकिन जो हमारा जो पहले के जजमेंट्स थे जिसमें कि और भी पिछड़े वर्ग, सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग थे, जो मोस्ट बैकवर्ड, द लास्ट मैन इन द क्यू, उसके साथ तो कोई उसको तो कोई प्रोटेक्शन दिया नहीं इसमें, तो उसका भी कोई इम्पैक्ट है क्या, ये भी छानबीन करने का जरूरत है। बाकी और एक चीज जो है, जो मैं आपको बताया, जो रैगिंग का प्रावधान हटा दिया तो इसमें एक इनइक्वालिटी पैदा करता है, और ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन तो नहीं है, ये भी जांच करने के लिए जरूरत है। बाकी इसमें जो ये बताया गया कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करके एक प्रोविजन है 7D, तो उसमें जो दिया कि सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रन, जैसे कि हॉस्टल्स, क्लासरूम, मेंटरशिप, ये भी बटेंगे, तो इसके ऊपर भी इसका क्या इम्पैक्ट होगा, वेदर दिस विल क्रिएट ए डिवाइड, तो ये भी समझना जरूरी है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये रोक लगाया है, ये कोई इंटरफियरेंस नहीं है गवर्नेंस में। जैसे गवर्नमेंट भी कोई बिल या रेगुलेशन बनाता है, बहुत सोच समझ के बनाता है और अच्छा मंशा से ही बनाता है, तो ये खाली क्योंकि ये सारे छात्रों को इन्वॉल्व करता है और अफेक्ट करता है, और फ्यूचर सोसाइटी को अफेक्ट करेगा। कोई छात्र तो सोसाइटी बनाते हैं। वकील साहब, आप वकील हैं और आप टेक्निकल पक्ष को बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ मोटी मोटी बात करूंगा जिसका बड़ा बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल परिणाम सामने आ सकता है, और वो बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है। आप 3C की बात कर रहे हैं, 3E की बात कर रहे हैं, पर मैं जो CJI ने बात कही है, मैं चाहूंगा जरा उसको इलैबोरेट करें। और ये बात अब सामने आना चाहिए कि देश को इस पटरी पर लाने वाला कौन है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जब एक बार आप बारूद में ना चिंगारी लगा देते हैं, तो आप ये नहीं कहते कि हमने चिंगारी ही तो लगाया था, हमने मशाल नहीं जलाया था।
सवाल ये उठता है। और इसलिए ये चिंगारी लगाने वाला मसाल लगाने वाले से कहीं ज्यादा कल्प्रिट है, क्योंकि ये चिंगारी कहां लगाई जा रही है ये सोचना भी बहुत 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 बड़ी बात। और ये सब मैं अपने मन से, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं कोई ज्ञान बांटने नहीं आया हूं, सुप्रीम कोर्ट के ये ऑब्जर्वेशन है। हमने जाति विहीन समाज की दिशा में अब तक जो कुछ भी हासिल किया है, क्या आज हम उससे पीछे हटते हुए उल्टी दिशा में बढ़ रहे हैं? ये सीजेआई सूर्यकांत, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। डॉक्टर स्टेटमेंट नहीं है, हाँ, ये प्रश्न उठाया है। हाँ, ये प्रश्न उठाया है, बिल्कुल उनका ये प्रश्न, इसका ही छानबीन करना है। मैं आपको एक चीज बता दूं सीधी तरीके से, कोई स्टे लगाने पर ये नहीं होता है कि वो रद्द हो गया, कानून रद्द नहीं हुआ है, कानून को जांच किया जाएगा। जैसे ये ड्यूटी है, हमारा जो गणतंत्र है इसमें पावर और फंक्शन बटा हुआ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कानून बनाने का पावर दिया है, ऐसे कोर्ट का एक जिम्मेवारी दिया है कि कोर्ट देखेगा कि वो कानून सही तरीके से बना या नहीं। तो इसीलिए ये इसका फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस है स्टूडेंट्स के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर। इसीलिए चीफ जस्टिस ने केयरफुली ये कहा कि ये सारा जांच होना चाहिए। इसीलिए इसको, क्योंकि एक बार अगर लागू हो जाए एक चीज, उसको फिर रोल बैक करना बहुत मुश्किल और कठिन काम है। तो इसीलिए स्टे करना बहुत जरूरी था जब तक ये जांच हो रहा है। और जो, क्योंकि बिना रेगुलेशन का हो नहीं सकता है, इसीलिए आर्टिकल 142 यूज करके पुराना रेगुलेशन भी लागू किया गया है तब तक। और ये इंटरिम है, इसमें ये केवल एक पॉज बटन है। इसमें हो सकता है लैंग्वेज ठीक हो जाए, क्योंकि लैंग्वेज हो सकता है गलत हो और बाकी मनसा इंटेंशन अच्छा हो। तो इसीलिए उन्होंने ये भी कहा है कि एक्सपर्ट्स जो, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन का और सोसाइटी का नॉलेज हो, वो एक्सपर्ट्स इसको देखें। और इसीलिए गवर्नमेंट को भी कहा है कि आप भी इसको कोई कमेटी से जांच कराओ इसको, मतलब किसी एक्सपर्ट्स जो हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन का भी समझ है और सोसाइटी का भी समझ है। तो ये इसीलिए इस छानबीन होना बहुत जरूरी है ताकि लॉ प्रॉपरली एग्जामिन किया जा सके। इसीलिए स्टे लगाया गया है। सारी बातें सही है, सारी बातें सही है, पर मैं इसका पॉलिटिकल एंगल भी देख रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि समितियां बनी, समितियां, सांसद मौजूद थे ना। दिग्विजय सिंह ने कैसे अपने आप को डिसोसिएट कर लिया? उन्होंने साफ कहा कि भाई हम लोगों ने इसकी बिल्कुल वकालत नहीं की कि जो फर्जी कंप्लेन करता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई मत करिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ये जो भेदभाव वाला रवैया जो जिस तरीके से परिभाषित किया गया है और पहले ही मान लिया गया है कि सामान्य वर्ग का व्यक्ति ही दोषी होगा, पहले से ही प्रिज्यूम कर लिया गया है, इसको हमने कहीं सपोर्ट नहीं किया है। और ये सिर्फ दिग्विजय सिंह कहने वाले नहीं है, करण भूषण भी कहने वाले हैं, कई सारे ऐसे लोग कहने वाले हैं। फिर ये बातें आई कहां से? अब चर्चा इस पर हो रही, भाई आपकी नीयत सही हो, नीति गलत हो सकती है। अटल बिहारी ने कहा था हमारी नीतियां गलत हो सकती है पर हमारी नीयत गलत नहीं है। यहां सवाल उठ रहा है नीति गलत है या नीयत गलत है, सवाल यह उठ रहा है। और सवाल इसलिए उठ रहा है कि आखिरकार किस मंशा से किया गया। आप 75 साल बाद भी, और ये मैं नहीं उठा रहा हूं, सीजेआई उठा रहे, क्योंकि बात अगर ये होगी कि अलग अलग जातियों का हॉस्टल बना दीजिए, तो क्या आप अमेरिका वाला वो शासन चाहते हैं कि श्वेत के लिए अलग हॉस्टल, अश्वेत के लिए अलग हॉस्टल? क्या हिंदुस्तान में 75 साल बाद की तरक्की हम इस तरीके से प्रदर्शित करना चाहते हैं? यह सवाल तो उठेगा। और आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दिग्विजय सिंह जिम्मेदार नहीं है, करण भूषण जिम्मेदार नहीं है, मैं कहता हूं कि पूर्व लॉ मिनिस्टर जिम्मेदार नहीं। मजेदार बात यह है कि फॉर्मर लॉ मिनिस्टर भी इसके सदस्य थे, डॉक्टर संजय कुमार। तो आखिरकार ऐसा लैंग्वेज किसका था, किसने लिखा, इसके पीछे राजनीतिक मंशा क्या थी? ये सारे सवाल हैं जो लोग अब जानना चाहते हैं। साहब कह रहे थे, कल जस्टिस बागची ने वही बात की कि जब ऑलरेडी 3E है और 3E में डिफाइन है भेदभाव की परिभाषा, तो फिर 3C की जरूरत क्यों? पूछा है उन्होंने कि फिर 3C की जरूरत क्यों पड़ गई भाई। दूसरी बात, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि जातीय आधार पर एक आप खांचा तैयार करके लाए हैं। अगर कोई दक्षिण भारत का कोई छात्र
दक्षिण भारत का कोई शिक्षक अगर उत्तर भारत के किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाता हो, कोई नॉर्थ ईस्ट का छात्र या शिक्षक उत्तर भारतीय ये में पढ़ाता हो, आप उनको कैसे सिग्रीगेट करेंगे, कैसे आइसोलेट करेंगे? और फिर उसके लिए कहाँ पारदर्शिता है? इसीलिए उन्होंने जो एक शब्द इस्तेमाल किया, वो इस्तेमाल किया भेग शब्द का, अस्पष्ट है। जो आपने बनाया है रेगुलेशन, वो रेगुलेशन ही अस्पष्ट है। तो फिर इस रेगुलेशन को हम लोग कैसे चीजों को ये करेंगे? और उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, मैं उसी को दोहरा रहा हूं कि आजादी के इतने वर्षों के बाद जाति विहीन समाज की जगह पर जाति में बना हुआ समाज दे करके कौन सा उस इंस्टीट्यूशन में, उस एकेडमिक एक्सेलेंस में एक बढ़ोतरी हो जाएगी? कौन सा विकास हो जाएगा? कैसे चीजें बदल जाएगी? तो चीजों को लेकर के आज एक लंबा लेख लिखा है, यूजीसी के ही चेयरमैन हैं, रहे थे वो थोराट साहब। बड़ा लंबा लेख उन्होंने इसी पर लिखा है कि जो 2012 का जो नियमन है वह भी बना था इसी के लिए, लेकिन जो संसदीय समिति और संसदीय समिति के रिपोर्ट के आधार पर जो इन्होंने एक्ट बना करके लाया, रेगुलेटरी एक्ट, ये रेगुलेटरी एक्ट तो बिल्कुल आप उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से भी उनको वंचित कर रहे हैं। अभी कहा जा रहा था ना आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 की बात, उसमें कहा है कि आप क्रीड के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर आप उसको डिस्क्रिमिनेट करेंगे। यहाँ तो साफ साफ डिस्क्रिमिनेशन है। और एक महत्वपूर्ण बात जिसकी चर्चा भी हुई थी, भाई कहा गया कि अगर प्रत्यक्ष तरीके से तो लगता है कि उसने आपको ह्यूमिलिएट किया, उसने कहीं ना कहीं से डिरोगेटरी रिमार्क्स आपके लिए दिया, वहां तक तो ठीक है। अप्रत्यक्ष तरीके से भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसने हमें मेंटली हरास किया है, उसके जो फेशियल अपीयरेंस हैं, उसके जो जेस्चर हैं, वो कहीं ना कहीं से हमें ठेस पहुंचाया है, उसके लिए भी आप अधिकृत हो जाएंगे। उस पर भी जो इक्विटी कमेटी है और इक्विटी स्क्वाड अगर उसको ये कर लेती है तो तुरंत आपको निर्णय ले लेना है कि बस 24 घंटा, 7 दिन, 15 दिन में एक निर्णय सुना देना है। फिर वो जीवन भर अभिशप्त रह जाएगा कि चूंकि अप्रत्यक्ष तरीके से ही सही, लेकिन उसने महसूस कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कल इसी को स्पष्ट करने को कहा कि जरा आप स्पष्ट तो कीजिए, आप कहना क्या चाहते हैं, और क्या इस तरह से चीजें वहां नियंत्रित हो जाएगी? और अगर इस तरह से चीजें नहीं नियंत्रित होगी तो क्या एक नया भेदभाव का जन्म नहीं हो जाएगा इससे कि सारे जो छात्र, हम उसको जनरल कास्ट कहते हैं, सवर्ण भी नहीं कहते हैं, कि वो जनरल कास्ट के बच्चे कहीं ना कहीं से एक ये रहेंगे। बिल्कुल अभी जो रैगिंग की बात हो रही थी, हम एक उदाहरण देते हैं आपको। कोई सीनियर स्टूडेंट जो SC ST का हो, अब तो OBC भी जोड़ा गया है उसमें, वो एक जूनियर छात्र को रैगिंग करता है और वो कंप्लेन कराता है उसके अगेंस्ट में कि भाई इन्होंने हमारे साथ रैगिंग की। फिर चूंकि वो शेड्यूल ट्राइब्स का है, बैकवर्ड क्लास का है, वो उसके खिलाफ कि चूंकि तुमने हमारे खिलाफ कोई कंप्लेन दर्ज कराई थी, अब तुम्हारे खिलाफ हम महसूस किए हैं कि तुम हमको हरास करना चाहते हो, तुमने कोई रिमार्क्स डिरोगेटरी दे दिया है, चलिए अब वो सफाई देते रहे। तो कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बड़ी स्पष्टता के बाद, शायद कम मुकदमे में इतनी स्पष्टता से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते होंगे। वो जब रोहित महबूला का केस था, वो उसको भी जस्टिस सूर्यकांत ने ही सुना था। वो उस समय भी 2 जजेज का बेंच था, जिसमें एक जज वो सारी बातें वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर संजय। हमारे साथ चंदन जी भी बने हुए हैं। चंदन जी, कहा जा रहा है कि आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचन यादव का एक स्टेटमेंट पूरे देश में बड़ा वायरल हुआ और उसमें इस बात की चर्चा हुई कि हाँ, फंसाया जाएगा क्योंकि हजारों साल के गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए, फंसाया जाएगा। और ये एक बड़ा आधार बना। उनका नाम भले ही सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिया गया, लेकिन इस बात की बड़ी गंभीर चर्चा हुई कि हाँ, फंसाया जाएगा। और फंसाया इसलिए जाएगा क्योंकि 1000 सालों से जो
ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, उनके जो अधिकार हैं उन पर अतिक्रमण अपर कास्ट के लोगों ने किया, और इसलिए क्यों नहीं फंसाया जाना चाहिए। और ये जो स्टेटमेंट बाहर आया, अब सवाल ये उठने लगा कि पहले से ही इंटेंट क्लियर होने लगा कि भाई यूनिवर्सिटीज में तो यही होगा, बच्चे जहां पढ़ने जाएंगे, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे, देश बनाने के लिए जाएंगे, वो दिमाग में क्या लेकर के चलेंगे, तो ये गुप्ता है, तो ये सावजी है, तो ये यादव है, तो ये फलाना है, वो गाली दे दे तो सुन लो या उनसे दोस्ती मत रखो। और इसी तरीके से बाइफर्केशन हम करते हुए, उस माइंडसेट से हम करते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस में, कॉलेज कैंपस में, किसी भी इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे, क्योंकि ये बेहतरीन गिफ्ट हमें किसने दिया है, तो यूजीसी ने दिया। और उसको बड़े खुल करके आरजेडी के एक प्रवक्ता ने बयां भी कर दिया कि हां फंसाया जाएगा। मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं कि कहा यह जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा आधार बना, और बहुत बड़ा आधार इस तरीके से बना कि जो जजेस थे वो इस बात को मानने लगे कि हां इस बात पर दम है कि यह रेगुलेशन भेदभावपूर्ण है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि एक पार्टी के प्रवक्ता ने इस तरह का बयान दिया है कि सामान्य वर्ग के लोगों को इसलिए फंसाया जाना चाहिए कि आपने 90% लोगों को उनका हक नहीं दिया, इसलिए सार्वजनिक जीवन में सोच समझकर बोलना चाहिए, इस तरह की बात कही गई। चंदन जी, दरअसल पंकज जी, कंचन यादव ने जो कुछ भी कहा वो स्टेटमेंट नहीं है, वो तो स्टेटमेंट एक दिखावा है, बल्कि ये है बताता है कि पार्टी का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। क्योंकि आप गौर करें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली हार के बाद इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था। वोट चोरी खत्म, नौकरियां खत्म, बेरोजगारी खत्म, गरीबी खत्म, आधी आबादी का जो कह सकते हैं कि जो लाभ दे रहे हैं नीतीश कुमार जी, वो आधी आबादी का मुद्दा खत्म। तो इनके पास तो एक संजीवनी मिल गई इस स्टेटमेंट के जरिए। जो यूजीसी ने जो नए नियम लाए वो इनके लिए संजीवनी थी, यह बताने के लिए कि अगर पिछड़ा का कोई अगर सबसे अच्छा समर्थक है या उसका वेल विशर है तो वो है राष्ट्रीय जनता दल। और इस बात को इसलिए भी बल मिला, आपको ध्यान होगा कि न कांग्रेस बोल रही है, न भाजपा बोल रही है, न जदयू बोल रही है। और आपको याद होगा कि जदयू जब राजद से अलग हुई थी, जब नीतीश कुमार के लिए अलग हुए थे लालू जी से, तो वो पिछड़े का एक डिवीजन हुआ था जिसके सहारे एनडीए सत्ता में आई। जब ऐसे समय में जब नीतीश कुमार चुप हैं तो कंचन यादव का बयान ये बताना चाह रहा है कि हम ही हैं पिछड़े के असली हकदार। ये जो हट के चले हैं कुर्मी और कुशवाहा को अलग करके माइनस यादव की राजनीति को लेकर के, उन सभी पिछड़ों को जोड़ने का एकमात्र पटरी यही है कि हम इस बात को ले उड़ें और तमाम कह सकते हैं प्रखंड से लेकर जिला तक में इस बात का प्रदर्शन करें और उसके समर्थन में हो। यहाँ तक कि उनके कुछ लोग तो मोदी जी का नाम लेकर के भी वो कहने लगे कि मैं उनके इस लाए हैं इसका मैं समर्थक हूं। इसलिए कि शायद आपको भी ध्यान होगा कि भाजपा का भी लाइन ऑफ एक्शन जो है कहीं न कहीं सवर्ण और वैश्य से अलग हट करके ये पिछड़ेवाद की राजनीति की तरफ चली गई है, और उसका बू भी वहां दिखा जिसके समर्थन में राजद के लोग भी आए। तो कुल मिला के मेरा कहना यह है कि राजद के पास एक मुद्दा मिल गया पिछड़ों के लिए नायक बनने का, और ताकि उनका कोई भी राजनीतिक मुद्दा जो असफल हुआ है, शायद ये जातीय मुद्दा फिर सफल हो जाए और किसी तरह से ये विकास की गाड़ी को खींच करके मंडल की स्थिति में यानी 1990 की स्थिति में लाने की प्लानिंग थी। हम तो धन्यवाद कहेंगे कि इस पर भले वो रोक ही लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उनके पूरी मंशा को उन्होंने रोक लगाया है, और साथ ही बिहार के उस विभाजन रेखा को भी रोकने में मदद की है जो फिर कहीं सवर्ण और पिछड़ा की राजनीति बदल जाता, और ये सचमुच इस विकसित होते हुए बिहार समाज के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य साबित होता। बिल्कुल दुर्भाग्य साबित होगा। लेकिन एक सवाल तो यही उठ रहा है, बने रहिए वकील साहब, कई सवाल हैं आपसे भी करूंगा, लेकिन एक और राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्स जी हैं। रामबंधु वत्स जी, आरजेडी के मुंह तक सजीवन बूटी पहुंच चुका है। आरजेडी जो लंबे समय से अपनी राजनीति को जिंदा करना चाह रही है इसी जातिगत आधार पर,
और बाद में तेजस्वी यादव ने एक नया डायमेंशन देने का प्रयास किया। वो कहने लगे A to Z की पार्टी बनाना चाहते हैं। लेकिन ये कंचन यादव का स्टेटमेंट और तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट, आज मृत्युंजय तिवारी का भी स्टेटमेंट आया। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है उस पर हमारी नजर बनी हुई है, अभी हम इस पर क्या बोले। तो मृत्युंजय तिवारी कुछ और कह रहे हैं, तेजस्वी यादव फिलहाल चुप हैं, कंचन यादव बड़ा एग्रेसिव स्टेटमेंट दे रही हैं। आखिरकार आरजेडी कंफ्यूज्ड है या आरजेडी को लग रहा है कि अगर इस तरह का माहौल बनता है तो फिर से पिछड़े का चैंपियन बनने का अवसर मिलेगा, क्योंकि पिछले 20 साल से उनकी राजनीतिक रोटियां तो पक नहीं पा रही है, सेंकी नहीं जा रही है। अगर कभी सेंकी भी गई है तो नीतीश कुमार के कंधे के बदौलत ही, खुद तो नहीं कुछ कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है बड़ा मौका आरजेडी को दिखाई पड़ रहा है? जी, आरजेडी में एक प्रवक्ता नहीं, एक जोड़ी ऐसे प्रवक्ता हैं जो चुनाव के दरमियान भी 2025 में चुनाव के दरमियान भी कभी वो टीवी डिबेट में मनुस्मृति फाड़ती थी, और इस तरीके से जो जातिगत आग है, जो 90 के दशक का आग है, जो 90 के दशक में लालू यादव का जो हार्डकोर जो जातिगत वैमनस्य वाली जो राजनीति थी, उसके एक तरीके से ये दो प्रवक्ता हैं। और ये दो प्रवक्ता हैं वो संजय यादव के ग्रुप के माने जाते हैं, या उनकी जो उन्होंने जो राजनीति की नई डिजाइन की है आरजेडी के अंदर, ये उसी की दो प्रवक्ता उपज हैं। मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के मूल प्रवक्ता हैं, पहले से भी प्रवक्ता रहे हैं, उन्होंने बहुत ही नपातोला बयान दिया है, खास करके जब सुप्रीम कोर्ट का ये स्टे ऑर्डर आया उसके बाद। उन लोगों ने आरजेडी को एक अलग, जो दो प्रवक्ताएं हैं, आरजेडी की पहचान जो जिस तरीके से जातिगत वैमनस्य वाली राजनीति थी, उसी के आधार पे वो हमेशा मीडिया में देते रहे हैं, और उसका परिणाम उनको चुनाव में भुगतना भी पड़ा है। और इस चुनाव में भी जब सुप्रीम कोर्ट के मामले में कंचन यादव के उस टीवी डिबेट के कार्यक्रम के उस बयान को रेफरेंस में लिया गया, तो निश्चित तौर पे ऐसा आप देखिए कि हो सकता है कि पार्टी के अंदर भी इस पे विचार हो। लेकिन जो इस यूजीसी के इस फैसले का एक सबसे बुरा परिणाम ये हुआ है कि पिछले कई दशकों से जो अति पिछड़ी जाति है, जो SC/SC के लोग हैं, उन लोगों ने जो चिन्हित किया था वोट के जरिए और राजनीति के जरिए, ये बताया था कि असली सामंत कौन है, जो सत्ता में है, जिसके पास शक्ति है, जिस जाति के पास शक्ति है, सत्ता है, वही सामंत है। और उससे वो दूर हट करके राजनीति करना शुरू किए। लालू यादव जो 2005 के बाद अब तक सत्ता से दूर हैं, आरजेडी जो सत्ता से दूर है, वो सवर्णों के कारण नहीं, वो तो उनसे अति पिछड़ी जातियां दूर हो गई हैं, दलित जातियां दूर हो गई हैं। तो जो असली जो जातिगत भेदभाव करने वाली जो जातियां रहीं, जो सत्तारूढ़ जाति हैं, तो उनको चिन्हित करके जिस तरीके से अति पिछड़ी जाति और दलित जाति ने उनको चिन्हित किया है, उन सबों पे, उस सभी जातिगत और सामाजिक ताने बाने पे यूजीसी का जो नया ड्राफ्ट आया है, सब पे पानी फेर दिया। और ऐसा लगा, इस तरीके का बवाल हो गया सोशल मीडिया पे, समाज में, चौक चौराहे पे, कि कहीं वो समाज फिर जातिगत रूप से उसी दशक में न चला जाए। लेकिन देखिए, ये जो यूजीसी का जो ड्राफ्ट आया है, दिग्विजय सिंह की जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसके बाद यूजीसी में आया। यूजीसी का तो 1-1.5 साल से उनका कोई चेयरमैन नहीं है। जो शिक्षा मंत्रालय है, उन्हीं का एक जो प्रधान सचिव है, वही यूजीसी को हैंडल कर रहे हैं। अब जो ST/SC एक्ट में जो ये बताया जाता है कि जाति आधारित भेदभाव को उनको अधिकार है किसी को आरोपित करने का, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा डेटा देखना चाहिए कि इस एक्ट के तहत कितने सवर्णों पे भेदभाव करने का आरोप लगा, कितने ओबीसी पे भेदभाव करने का आरोप लगा, और उनमें जिनमें सवर्णों पे भेदभाव करने का आरोप लगा, उनमें कितने केस आगे चल के झूठे साबित हुए, और कितनी ओबीसी जातियों पे भेदभाव करने का आरोप लगा, उनमें से कितने केस को झूठे साबित आगे चल के झूठा साबित हो सका। इस तरीके से अगर कोई डेटा, खासकर अगर सुप्रीम कोर्ट डेटा देखे, तो समाज की जो यथास्थिति है, जो यथार्थ है इस भेदभाव का, वो समझ में आ जाना चाहिए। वैलिड पॉइंट जी रामबंधु बस जी, वैलिड पॉइंट। और यही मैं सुकुमार जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट, यही तो मैं इनसे और समझना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जेक्शंस हैं, जो कमेंट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं, वो बड़े ही रेलिवेंट सवाल है और उसकी चर्चा बहुत जोरदार तरीके से हो रही है। वो उन्होंने एक बात तो कहा कि भाई भेदभाव को आप जाति आधारित क्यों कर रहे हैं,
और अलग से परिभाषित करने की जरूरत क्या है, यह आपने बता दिया। रैगिंग को लेकर के रेगुलेशंस में कोई चीज नहीं है जो कि कैंपस की एक बड़ी समस्या है, यह भी आपने बात बता दी। तीसरा और चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं अनुसूचित जातियों में भी कई लोग अब आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं। हमने अब तक जो जाति विहीन समाज की दिशा में प्रगति की है, क्या हम अब फिर से पीछे जा रहे हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या हम फिर से पीछे जा रहे हैं। 90 के दशक से हम बहुत आगे बढ़ गए। हमने बहुत सारा पॉलिटिक्स देखा, कितनी तबाही देश ने देखी और उसका फायदा भी देखा। बहुत सारे पिछड़े समाज के लोग आगे भी आए, एडमिनिस्ट्रेशन में भी आए। और मैं बिल्कुल कहता हूं कि आरक्षण जरूरी है समाज के लिए, पिछड़े वर्गों को आगे लाने के लिए ये जरूरी है। पर इसका स्वरूप क्या हो, क्या समय समय पर इसका आकलन भी होना चाहिए, वो सारी बातें। और समाज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। आरक्षण का विरोध कौन करता है? अब आरक्षण के विरोध करने वाले कितने लोग हैं? मुझे नहीं लगता वो राजनीतिक रूप से कहीं ठहर पाएंगे। फिर पुरानी बात को एक नए तरीके से विवाद में लाने की जरूरत क्या थी? क्या कांग्रेस द्वारा वो स्टार्ट की जाने वाली पॉलिटिक्स है जो कर्नाटक और तेलंगाना में शुरू होने का शक था, इसलिए उससे पहले ही मास्टर स्ट्रोक मार दिया गया? क्या ये बेचैनी थी? आखिरकार ये बेचैनी थी क्या? लेकिन सबसे पहले मैं वकील साहब से यही पूछना चाहूंगा कि जो ये बात कही गई है कि अनुसूचित जातियों में भी कई लोग अब आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं, हमने अब तक जो जाति विहीन समाज की दिशा में प्रगति की है, क्या हम अब फिर से पीछे जा रहे हैं? और एक पॉइंट जो बेहद इंपॉर्टेंट है कि भगवान के लिए ऐसा मत करिए, अलग हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। जरा इसको आप इलेबोरेट कर दें कि सुप्रीम कोर्ट के दिलो दिमाग पर जब ये बहस चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था या जो सवाल है वो क्या इंडिकेट करता है? रामबंधु जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि क्या क्या कोर्ट को देखना चाहिए आगे, जो डिटेल में हियरिंग होगी। ये तो प्राइमा फेसी व्यू था। फर्स्ट टाइम था कि इसमें क्या क्या प्रश्न उठ सकते हैं, किस मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए, ताकि देखा जाए कि ये कानून सोसाइटी के हित में है या नहीं है। तो ये जांच करने के लिए 5 पॉइंट, जैसे आपने सारा देख ही लिया है, 5 पॉइंट बताया गया कि इसमें जो एम्बिगिटी, वेगनेस है, ये जैसे 3C और 3E की कंट्राडिक्शंस ये देख रहे हैं। आपने जो अभी जो पूछा, इससे ये पता चलता है कि ये रेगुलेशन बहुत बड़ा सीरियस लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स खड़ा कर दिया है, और जिसके लिए कोर्ट टाइमली ये देखा कि इसको जांच करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे फ्यूचर, भारत का फ्यूचर निर्भर करता है। और ये कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि कोई भी रेगुलेशन पास हो जाए वो उसको जांच करना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है या नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि हमारा एक इगैलिटेरियन सोसाइटी हो, तो सोसाइटी मतलब कि कोई भेदभाव ना रहे, ये है। लेकिन बच्चों को जैसे रैगिंग है, ये सब से मुक्त करना चाहिए। इनफैक्ट आपको याद होगा मार्च 2025 में इन्हीं जज साहब ने ही कहा था कि एक रोबस्ट रेगुलेशन लाइए, क्योंकि इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि बच्चे एक्चुअली बहुत डिस्क्रिमिनेशन से सफ़र करते हैं यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन में, और IIT, एम्स, ये सब बहुत पाया गया था। तो उस डाटा से ही कहा था कि एक रोबस्ट रेगुलेशन लाना चाहिए, जिससे कि इस टाइप का प्रताड़ना होना नहीं चाहिए, कोई सुसाइड ना कर ले इसके लिए कोई। ये कोर्ट का ही था पहल, तो ये जो मार्च में कि एक रोबस्ट लाए, लेकिन रोबस्ट का मतलब है कि सबके लिए रोबस्ट हो, सारे स्टूडेंट के लिए, ये नहीं कि एक वर्ग के लिए हो और एक वर्ग के लिए नहीं हो। बट इसमें भी एक्चुअली डिटेल में देखना पड़ेगा 3C और 3E का, अगर आप इसको कैसे हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट कर लिया जाए तो हो सकता है ये फायदेमंद हो। इसमें हट जाएगा, लैंग्वेज का पॉलिसिंग होगा, इसमें कई चीज़ होगा। गवर्नमेंट को और UGC को, दोनों को ये क्वेश्चन पूछा है कोर्ट ने कि इसका आंसर्स लेके वो आएंगे।
तो ये जब इसमें तर्क होगा तब पता चलेगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। अभी तो खाली पॉज लगाया हुआ है और इसका इम्पैक्ट इरिवर्सिबल हो सकता था। अगर ये आज स्टे नहीं होता तो जो इम्पैक्ट एक बार हो जाता, जैसे आप लोगों ने जितना कह रहे हैं, जो एप्रीहेंशंस हैं, ये अगर सच हो जाता तो इरिवर्सिबल है, सोसाइटी डैमेज हो जाता। तो इसीलिए ये पॉज लगाना जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट और इंस्टीट्यूशन इससे प्रोटेक्टेड होंगे अभी। और ये रिग्रेसिव इसीलिए इन्होंने कहा कि पहले जो था 2012 का रेगुलेशन, उससे तो ये था कि किसी के खिलाफ भी कुछ हो, मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो या हैरेसमेंट हो, तो उसके लिए रेगुलेशन है कि उसको कंफर्टेबल कराए, उसके लिए मैकेनिज्म था। ये इससे भी बिना मैकेनिज्म का एक रेगुलेशन आ गया करके डाउट आया है, तो उसको एग्जामिन करना बहुत जरूरी है। और ये इम्पैक्ट जब तक एसेस नहीं हो जाता है सारे पार्टियों को सुन के, जैसे आप तो जो पॉलिटिकल कंसर्न शो कर रहे हैं, मुझे उसका बहुत ज़्यादा समझ नहीं है। और कानूनी तौर पे मैं कह रहा हूँ कि ये रेगुलेशन एक आया, उसमें लगा कि ये इसमें कोई कास्ट बेस्ड, जैसे जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन के बारे में है, और प्रिज्यूम कर लिया गया है कि जो प्रताड़ना होता है वो केवल SC ST और OBC स्टूडेंट के ऊपर होता है। ये गलत है करके प्राइमा फेसी व्यू सुप्रीम कोर्ट में लिया है, और जो याचिकाकर्ताओं के सुनते हुए नोटिस भी किया और स्टे भी कर दिया है इस रेगुलेशन को तब तक। तो जब तक ये फाइनल, ये आप कोर्ट पे बिलीफ रखिए, फेथ रखिए कि जुडिशरी हमेशा मतलब सफल रहा है। कोई भी कानून आया है तो उसको जांच करने में और फिर उसका सही दिशा दिखाने में, वो उनका नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। मैं बिल्कुल, मुझे पूरा फेथ है और मुझे लगता है कि जुडिशियरी तो मार्च तक वेट कर लें, जी हाँ, मार्च तक वेट कर लें, सुनवाई हो जाए, क्योंकि अब जी गवर्नमेंट के सामने क्वेश्चन रख दिया है कि आप इसको जवाब दो। जैसे आप लोगों का एप्रीहेंशन है, ये सारा कोर्ट ने अपने तरफ से बोला कि ये एप्रीहेंशन है, इसको आप दूर करो, किस लिए लाए हो ये सारा प्रावधान। तो उनको सुन के जो भी फैसला होगा सोसाइटी के हित में ही होगा। और इनफैक्ट आपने देखा होगा कि हर एक टाइम जब भी आया है कोई भी ऐसे संकट का कोई भी रेगुलेशन पास हुआ है तो कोर्ट ने सही निर्णय लिया है। हाँ बिल्कुल। और मैं यही तो मैं कह रहा हूं कि आखिरकार इतने क्रिटिकल सिचुएशन में जहां हर चीज संख्या से आधारित होने लगता है कि संख्या जिसका ज्यादा है उसको कैसे हम अपीज करें, भले ही उसके लिए मतलब बहुत सारा चीज डिविसिव दिखता हो, और वैसे वक्त में अगर सुप्रीम कोर्ट बाहर आकर के, सामने आकर के इस तरह का स्टैंड लेती है तो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ तो है ही। लोगों का कानून पर भरोसा बढ़ता है और ये बड़ा वैलिड सवाल है, क्योंकि देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये समाज को विभाजित कर सकते हैं, इसका जवाब दीजिए। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि भाई नए नियमों के तहत बनने वाली इक्विटी कमेटी में OBC, SC ST और महिलाओं को शामिल किया गया है, लेकिन सामान्य वर्ग को शामिल ना करने से भेदभाव के झूठे आरोप लगने का डर है। बड़ा वैलिड सवाल है, इसी बात का विरोध है। तीसरी बड़ी बात यह है कि इन नियमों का बीजेपी के अंदर से ही विरोध हो रहा है। मैंने कहा ना कि ब्रजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। और चौथी बात, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कुछ भी कहें, धर्मेंद्र प्रधान, कि नए नियम भेदभाव या उत्पीड़न के लिए नहीं है, सरकार संवाद के लिए तैयार है। तो डॉक्टर संजय, मुझे हंसी आती है, यही पार्टी है ना जो कम्युनल बिल के खिलाफ आई थी कि पहले से ही कैसे प्रिज्यूम कर लेते हो कि हिंदू ही दंगा करेगा। याद है ना, जो कांग्रेस लाना चाहती है। तो यही सवाल पूछा जा सकता है ना कि पहले से ही कैसे प्रिज्यूम कर लेते हो कि सामान्य वर्ग ही उत्पीड़न करेगा, तब आप क्या कहेंगे? यही बात तो समझ में नहीं आ रही है लोगों को, और लोग तो सवाल पूछेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जो बातें कही है, उसमें उन्होंने वही बातें कही है, और उन्होंने कहा है कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि पहले के नियमन रद्द करने से छात्रों के पास कोई उपाय नहीं बचेगा। और फिर उन्होंने केंद्र को कहा है कि आप स्पेशल कमेटी बनाइए
स्पेशल कमेटी बना करके इसको देखिए कि, और उस कमेटी में वैसे लोगों को रखिए जो सामाजिक मूल्यों को, समाज जिन बीमारियों से जूझ रहा है उसको वो समझते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए सियासतदान सियासत करेंगे और उनको इसी तरह की सियासत करनी अच्छी लगती है। पहले अंग्रेजों ने बांटा, अब इन लोगों ने बांटना शुरू किया, बांटो और राज करो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हर जगह उनकी नजर गई और इसीलिए उनके जो कमेंट्स थे वो बड़े स्पष्ट थे और क्लियर थे। उन्होंने जो 3 अहम टिप्पणियां की थी जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई शिक्षण संस्थान भी कोई समाज से अलग थलग नहीं है, परिसर के माहौल का असर समाज पर भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि परिसर में अगर इस तरह का भेदभाव होगा कि किसी को जनरल क्लास के होने की वजह से उनको किनारे कर दिया जाएगा, बाकी लोग एक तरह होंगे, इसका असर समाज पर ना हो, ऐसी बात भी नहीं। उन्होंने कहा कि जो हम लोग बार बार दोहरा रहे हैं कि जाति विहीन समाज केवल कल्पना रह जाएगी क्या? आजादी के बाद भी हम लोग उसी दिशा में और मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। और फिर तो उन्होंने जो अंतिम बात कही, शायद कम रिमार्क्स इस तरह के आते हैं कि भगवान के लिए अलग छात्रावास जैसे उपाय की मांग तो नहीं करें, हम सब साथ रहते हैं। आज अंतरजातीय विवाह की तरफ हम बढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, इसके लिए अलग छात्रावास होगा, इसके लिए अलग छात्रावास होगा। कोर्ट में जब भगवान शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो फिर समझ लीजिए कि समाज के ताने बाने को लेकर के कोर्ट कल कितना गंभीर था कि ये थोड़े कहा जा रहा है कि वहां पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव, कोई ज्यादती, किसी को परेशान किया जाता है तो वो कंप्लेन कमेटी उसको न देखे, उस पर एक्शन न हो, जो इंस्टीट्यूशन के हेड हैं उसको उस पर नहीं, पर वो सारी बात ठीक है डॉक्टर संजय, पर सवाल उठेगा ना कि बीजेपी के शासन में ऐसा कैसे हो सकता है। और ये सवाल उठ रहा है, ये सवाल उठ रहा है कि भाई दिग्विजय सिंह पल्ला झाड़ लिए, प्रतीक भूषण झाड़ लिए, ये किया कौन चंदन जी? ये बात ये है ना कि इस तरह का डिविसिव लॉ लाने की बात किसके दिमाग में आई? ये बात है ना। अब सवाल उठ रहा है, धर्मेंद्र प्रधान भी सवालों के घेरे, उन पे बात चल रही है। और अभी रामबंधु वत्स जी ने कहा ना कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूजीसी के चेयरमैन लंबे समय से नहीं है, सारे फैसले उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ले रहे हैं। तो भाई यहां पर भी उनका दिमाग चल रहा है। और ये दिमाग किस लिए है, क्यों है? ये क्या बीजेपी के मंत्री हैं? भाई जिस बात का बीजेपी विरोध करती है कि आप जो है वंशवाद की राजनीति नहीं चलेगी, तो धर्मेंद्र प्रधान तो उसके सबसे बड़े उदाहरण है। खुद ही उनके पिताजी मंत्री थे और पॉलिटिक्स में थे। अब ये बीजेपी कहती है हम तोड़ेंगे नहीं जाति पर, तो भाई ये अगर धर्मेंद्र प्रधान जी मंत्री हैं तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ये एक बड़ा सवाल है। या बीजेपी अलग लाइन पर चलने को मजबूर हुई है, कांग्रेस मजबूर कर रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा। वो लोग हिल गए हैं जो बीजेपी के पारंपरिक वोटर हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह की राजनीति। देखिए पंकज जी, बात बिल्कुल साफ है। जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि जिन्हें राजनीति समझ में नहीं आ रही है, वो अपने आप को अंधेरे में रख रहे हैं। आपको ये मान के चलना होगा कि जब भी कोई नियम कानून बन रहा है या बनता है तो उस पर उसके सरकार का प्रभाव पड़ता है। और अभी भाजपा की सरकार है तो ये नया यूजीसी का जो नियम आया है उस पर भी प्रभाव बीजेपी का होगा। और अगर राजनीति की बात करें तो आपको यह मानना होगा कि बीजेपी के भीतर भी राजनीति की धार बदल रही है। हिंदुत्व के मुलम्मे में गाढ़ा रंग पिछड़ों का होते जा रहा है। कई आरोप भी लगे हैं कि भाई आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बिहार को देख लीजिए, तो तमाम उस राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए वो कहीं न कहीं इन चीजों को कि आगे का भविष्य हमारे पिछड़े की राजनीति की गोलबंदी में है, उसका कलर भले हिंदुत्व का हो, तो वो उस लाइन पर चल रही है। राजद की मजबूरी ये है कि भाई हमारे साथ तो एबीसी फेल हो गया,
मुझे कोई सवर्ण के लोगों ने ज्यादातर हमें समर्थन नहीं दिया, उसका माए बाप समीकरण फेल हो गया, उसका वोट चोरी अभियान फेल हो गया, तो उसके पास तो मजबूरी है कि उस मुद्दे को खुलकर उठाए, जिस मुद्दे को खुलकर समर्थन भी भाजपा के कई स्तर पर नहीं हो रहा है। तो वो तो उसकी मजबूरी है, लेकिन सवाल ये है कि भाजपा के भीतर ये क्या मजबूरी है कि इस नियम को लेकर के एक दो नाम भले आ रहे हैं, जैसे कि अनिल सिंह बिहार में आ रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश में जिसमें आपका नाम लिया, लेकिन अंदर खाने में ये खलबली जरूर मची हुई है कि क्या भाजपा पिछड़ेवाद की राजनीति का पालनहार बनने जा रही है, क्या भाजपा नए राजनीति को जन्म देने जा रही है, क्या हमें उस राजनीति के समकक्ष सोचना विचारना और कहना चाहिए। कम से कम भाजपा के अंदर जो चुप्पी है वो यही कहानी कह रही है, राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर जो चुप्पी है उसकी भी यही कहानी है, क्या मुझे पिछड़ेवाद की राजनीति को पकड़ना चाहिए। तो ये एक सवाल उठ गया है कि आगे की राजनीति की धार क्या होगी। राजद खुल के आ गया, मजबूरी है, भाजपा और राष्ट्रीय कांग्रेस खुल के नहीं आ रही है, वो उसकी अपनी मतलब ये साफ है, अगर इसको हम पॉलिटिकली देखें कि ये जो पहला कदम है उसको चल करके वो राजनीतिक तापमान नापा जा रहा था राम बंदोबस्त जी, इसको ये मान लिया जाए, क्योंकि इतना बड़ा कदम ऐसे तो नहीं उठाया जा सकता। बड़ा सवाल यह है, क्योंकि कहा जा रहा है कांग्रेस तो पहले ही दबाव बना रही है। अब कांग्रेस, राजीव गांधी जो घंटा भर बोलते रहे कि आरक्षण लागू मत करो, देश बर्बाद हो जाएगा, और ये पार्लियामेंट में बोले, अब वही कांग्रेस कहती है आरक्षण लाओ। ठीक है, आरक्षण विरोधी कोई नहीं है, देश ने एक्सेप्ट कर लिया है आरक्षण जरूर होना चाहिए, लोगों को के बीच समानता लाने के लिए आरक्षण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पर ये यूजीसी के जो नए नियम हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है, राम बंदोबस्त जी जरा ब्रीफ में जवाब दीजिएगा। आपको लगता है कि राजनीतिक दिशा अब अलग होने वाली है, क्योंकि नेशनल पार्टियां ये करने को मजबूर हुई है, कांग्रेस पहले से राग अलाप रही है, बीजेपी को भी लग रहा है कि इसके बगैर अब रास्ता नापा नहीं जा सकता, पॉलिटिक्स मुश्किल हो गया है। कुछ नयापन देख रहे हैं राजनीति में? बीजेपी की जो पहचान थी हिंदुत्व की राजनीति, कानून व्यवस्था की राजनीति और विकास की राजनीति, इससे हटकर बीजेपी अब जाति की राजनीति करना चाहती है। टिकट बंटवारों में हालांकि वो जातिगत समीकरण को बहुत बखूबी ध्यान देती है, लेकिन वो जाति का उस फ्लेवर के साथ राजनीति करना चाहती है जो राजनीति क्षेत्रीय पार्टियों की पहचान रही, खासकर मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, इन लोगों की, जिसमें जिस जाति में जातिगत वैमनस्य हो, उस तरह की राजनीति के लिए बीजेपी अब एक अपने हिंदुत्व और विकास और कानून व्यवस्था की राजनीति से उछल के वहां शिफ्ट होना चाहती है। ये जो यूजीसी का जो कानून है वो उनका दूसरा प्रयोग है, जैसे चंद्रयान का दूसरा प्रयोग हुआ, ऐसे एक पहला प्रयोग इन्होंने 20 मार्च 2018 में भी किया था। 18 में जब सुप्रीम कोर्ट ने काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र सरकार के फैसले पे के एक विवाद पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC/SC एक्ट का भरपूर दुरुपयोग हो रहा है, और उन्होंने 3 सुझाव दिए थे। एक यह कि केवल आरोप लगा देने से किसी की गिरफ्तारी ना हो, डीएसपी लेवल का कोई अधिकारी जांच करे तभी गिरफ्तारी हो, और इसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान दिया था। इसके बाद यही जो 2018 की जो केंद्र की मोदी सरकार है, उन्होंने सदन में प्रस्ताव पारित कर इसको बदल दिया, और तीनों बातों सुप्रीम कोर्ट के तीनों निर्देशों को बदलते हुए धारा 18A जोड़ दिया, जिसके तहत अब आरोप लगाते ही गिरफ्तारी की जरूरी हो जाएगी। आयोग को डीएसपी जैसे अधिकारियों की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अग्रिम जमानत का जो स्पेस है वो भी खत्म कर दिया गया। तो एक जाति आधारित राजनीति बीजेपी 2018 में ये प्रयोग करती थी, ये उनका दूसरा प्रयोग है। और जिस आप देखिए कि ये जो पूरा बवाल है कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो जातिगत भेदभाव होता है, वो आखिर भेदभाव है कितना? कहा तो जा रहा है कि यह 118% बढ़ गया है, लेकिन जो सरकार का जो डाटा है, अभी 2021-22 में यूनिवर्सिटी में 4 करोड़ 33 लाख लोग पढ़ते हैं, जो उनका सबसे लेटेस्ट आंकड़ा यही है। और जो मामले आए हैं जातिगत भेदभाव का, वो 378 मामले मात्र आए हैं, 378 मामले आए हैं 2003-04 तक, ये इनका सबसे लेटेस्ट डाटा है। अब आप देख लीजिए कि
4 करोड़ 33 लाख में अगर 378 मामले आते हैं, यानी कि 1 करोड़ में 87 मामले आते हैं। 1 करोड़ लोगों के बीच मात्र 87 मामले आते हैं और भेदभाव करने का जो कलंक है वो जनरल कास्ट पे, सवर्णों पे थोपा जा रहा है। ये कैसी राजनीति है? तो ये यूजीसी का जो कानून है, ये समझिए कि एक राजनीति ही है। चलिए, इसके जरिए भी यही समझने का प्रयास कर रहे थे कि क्या यह मजबूरी की राजनीति है। सवाल यह है, और क्या यह दबाव चारों तरफ से है? क्या बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति अब दशा और दिशा बदलने को मजबूर हुई है? बड़ा सवाल यह है, और गंभीर सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाते हुए इन तमाम कानूनों पर फिलहाल रोक लगाई है, फिलहाल इसको स्टे किया है, बड़ा सवाल यह उठता है कि सरकार क्या नए तरीके से इस बिल को आगे लाएगी, उन तमाम प्रावधानों को समाहित करेगी, समावेशी बनाएगी, जिससे यह लगेगा कि भारत में रहने वाले तमाम लोगों के लिए कानून एक है, न्याय एक है और किसी को पहले से ही दोषी नहीं माना जाएगा। बिहार की बात में अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट सुकुमार साहब, वरिष्ठ पत्रकार चंदन जी, रामबंधु बस जी, डॉक्टर संजय कुमार, आप सब लोग शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।